नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से अपन एक नया चैप्टर और एक नया टॉपिक है ना शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है ऊष्मागतिकी या केमिकल थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें ऊष्मागतिकी समझते हैं कि ऊष्मागतिकी होती क्या है। तो ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें अपन ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, और इसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके अपन ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। और इससे कुछ शब्दावली होती है या जिससे अपन इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो उसकी परिभाषाएं भी अपन पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर अपन ऊष्मागतिकी के नियम भी है ना, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, आंतरिक ऊर्जा है, ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली होती है, ठीक है ना, उसको अपन देख लेते हैं। इनकी छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं हैं। ऊष्मागतिक प्रोसेस यानी कि ऊष्मागतिकीय प्रक्रम भी है ना, तो उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि ऊष्मागतिकी होती क्या है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, या रसायन विज्ञान की लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। विज्ञान की शाखा लिखते हैं या फिर अपन रसायन विज्ञान की शाखा ले सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, ऊष्मागतिकी या फिर थर्मोडायनामिक्स कहलाती है, या फिर थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। तो इसे कुछ है ना निकाय भी अपन को पढ़ना है, निकाय यानी कि तंत्र भी पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद तंत्र के प्रकार भी पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहली जो शब्दावली वो आती है निकाय की, या जिसको तंत्र बोलते हैं अपन, तंत्र, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन सिस्टम। इसी को अपन तंत्र बोल सकते हैं या फिर निकाय कह सकते हैं, या इंग्लिश में इसको सिस्टम कहते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे ब्रह्मांड का कोई भी विलगित या वास्तविक अंश जिसे ऊष्मागतिकी के लिए चुना जाता है, तंत्र या निकाय कहलाता है। ठीक है ना। तो अपने आसपास वातावरण में कोई ऐसा अंश या ऐसी कोई चीज
है ना, जिसके लिए अपन को ऊष्मागतिकी का अध्ययन करना है, यानी कि उसकी ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो जिसको भी अपन चुनेंगे वो अपना तंत्र या निकाय कहलाता है, ठीक है। इसके बाद निकाय के कुछ प्रकार होते हैं, तो इसमें अपन कुछ प्रकार देखें। तंत्र के प्रकार, तंत्र के प्रकार, तो इसमें सबसे पहला होता है खुला तंत्र। खुला तंत्र या जिसको बोलते हैं अपन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, इसको अपन बोलते हैं ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। तो इसमें अपन लिखेंगे ऐसा तंत्र, ऐसा तंत्र जो ऊष्मा एवं द्रव्य यानी कि पदार्थ का ऊष्मा एवं द्रव्य का आदान प्रदान कर सकता है। द्रव्य का आदान प्रदान कर सकता है। आदान प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो अपने आसपास का ऐसा जो तंत्र होता है जिसमें ऊष्मा और द्रव्य दोनों का क्या है, आदान प्रदान हो जाता है, वो आपका खुला तंत्र कहलाता है। खुला तंत्र कहलाता है। खुला तंत्र कहलाता है। उदाहरण अपन देखेंगे इसमें। जैसे मान के चलिए अपन ने एक गिलास में पानी लिया, यहाँ पे लिखे ले रहे, एक गिलास है, इसमें अपन ने क्या है, पानी भर के रखा हुआ है, इसमें पानी भरा है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये सिस्टम कहलाएगा। और इसमें क्या होता है, जो पानी है ये आसपास से ऊष्मा लेकर के, ठीक है ना, ये क्या होता है, बाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो पानी है ना, अपने आसपास से ऊष्मा लेगा और क्या हो जाएगा, बाष्पीकृत हो जाएगा, है ना। तो कुछ समय बाद अपन देखेंगे ये जो गिलास है ये खाली हो जाता है, यानी कि इससे ऊष्मा और द्रव्य यानी कि पदार्थ यानी कि पानी दोनों का क्या है, आदान प्रदान हो जाता है, इसलिए इसको खुला तंत्र कहते हैं। इसके बाद दूसरा है इसमें बंद तंत्र। बंद तंत्र जिसको बोलते हैं अपन क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, इसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है, जब किसी तंत्र और परिवेश में केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जब किसी तंत्र या परिवेश में, जब किसी तंत्र और परिवेश में, जब किसी तंत्र और परिवेश में केवल ऊर्जा का, ऊष्मा लिख दें या फिर ऊर्जा लिख दें, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है, होता है, द्रव्य का नहीं, मतलब पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है ना, द्रव्य का नहीं। द्रव्य का नहीं। तो इस प्रकार का जो तंत्र है ये बंद तंत्र कहलाता है। बंद तंत्र कहलाता है। बंद तंत्र कहलाता है। मान के चलिए एक ऐसा पात्र लिया है अपन ने जो कि क्या है, बंद है। यही मान के चले इसमें अपन कुछ ढक दें इस पे, ठीक है, कांच का कोई प्लेट है, ठीक है ना, या स्टील की प्लेट, वो अपन इस पे ढक दें, तो इससे क्या होगा,
ये इससे ऊष्मा, वातावरण से ऊष्मा तो ले सकता है। यदि ये गर्म पानी है, ठीक है ना, तो ऊष्मा बाहर अपनी निकाल देगा और कुछ समय बाद ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि मान के चलिए, और ठंडा पानी यदि अपन ने बर्फ ली है या ठंडा पानी है, तो कुछ समय बाद, है ना, वातावरण से ऊष्मा लेकर के जैसा वातावरण होगा ये उस तरीके का पानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऊष्मा का या ऊर्जा का तो आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन जितना इसमें पानी लिया गया है ये कुछ समय बाद भी उतना ही रहेगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये बाहर नहीं निकलता है। तो इस कंडीशन में अपन देखते हैं कि इसमें केवल ऊष्मा का, यानी कि ऊष्मा का तो आदान प्रदान हो सकता है लेकिन पदार्थ का नहीं हो पाता है। तो इस तरह का जो तंत्र होता है वो बंद तंत्र कहलाता है। इसके बाद तीसरा होता है विलगित तंत्र। विलगित तंत्र, जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। तो जब किसी तंत्र और परिवेश में जब किसी तंत्र और परिवेश में जब किसी तंत्र और परिवेश में ना तो ऊर्जा का और ना ही द्रव्य का आदान प्रदान होता है, और ना ही द्रव्य का आदान प्रदान होता है, तो इसे अपन विलगित तंत्र कहते हैं। इसे विलगित तंत्र कहते हैं। तो इसको अपन विलगित तंत्र कहते हैं। मान के चलिए गिलास है, इसको यदि एक राउंड बॉटम, है ना, इससे अपन ढक दें इसको, ठीक है, या इस तरीके से इसको बंद कर दें अपन, यहाँ से इस तरीके से इसको बंद कर दें अपन इसी को, तो इससे क्या होता है, ना तो ये ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है और ना ही पदार्थ का आदान प्रदान कर सकता है। इस तरीके से इसको बंद कर दें तो ना तो ये पदार्थ का आदान प्रदान कर पाता है और ना ही द्रव्य का आदान प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार के जो तंत्र है उसको अपन विलगित तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रकार के तंत्र को अपन आइसोलेटेड या फिर विलगित तंत्र कहते हैं। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे परिवेश, ठीक है ना। तो परिवेश क्या होता है, ये जो अपन ने ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए जो भी अपन ने जो तंत्र चुना है, ठीक है ना, या जो अपन ने चीज चुनी है वो तंत्र कहलाएगी, और उस तंत्र के चारों ओर का जो वातावरण है वो क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा, जिसको अपन सराउंडिंग कहते हैं। जैसे मान के चलिए है, यदि मान को अपन को इसका अध्ययन करना है कि मान के चलिए ये कौन से इसमें केमिकल लगे हैं, ठीक है ना, किन किन चीजों से मिलके बना है, ठीक है ना, तो अगर अपन को इसका अध्ययन करना है तो ये क्या कहलाएगा, ये अपना तंत्र कहलाएगा। लेकिन इसमें के चारों ओर की जो भी चीजें हो जाएगी वो क्या कहला जाएगा, वो परिवेश कहला जाएगा, ठीक है ना, जिसको अपन सराउंडिंग कहते हैं। वैसे जहां तक है ना, तो एक तरह से ये भी देखा जाता है कि जो पदार्थ जो ऊष्मा और द्रव्य का कितनी दूरी तक, कहाँ तक आदान प्रदान करता है, क्योंकि जो परिवेश है ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये जहां तक द्रव्य का या ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है
है ना, तो उतने चारों ओर के एरिया को इसका सराउंडिंग यानी कि परिवेश मानते हैं अपन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने तंत्र और परिवेश के बारे में अपन ने जाना। जैसे अब यह ऊष्मागतिक है ना तंत्र है, तो ये तंत्र हो जाएगा, इसके चारों ओर का जो भी वातावरण होगा वो क्या कहलाया जाएगा, परिवेश या सराउंडिंग कहलाता है। अब इसके बाद अपन कुछ ऊष्मागत की जो प्रक्रम है ना, तो ऊष्मागतिक प्रोसेस के बारे में देखेंगे। मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं और उसके बाद अपन देखेंगे ऊष्मागतिक प्रक्रम। तो अपन पढ़ने वाले हैं ऊष्मागतिक प्रक्रम। तो जो ऊष्मागतिक प्रक्रम है ये वह क्रिया होती है जिसके किसी भौतिक या रासायनिक अवस्था में है ना परिवर्तन कराया जाता है, जिसमें किसी भौतिक या रासायनिक है ना अवस्था में परिवर्तन कराया जाता है, तो इसको अपन ऊष्मागतिक प्रक्रम या थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें अपन को सबसे पहले पढ़ना है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम या जिसको बोलते हैं अपन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें तापमान क्या है, स्थिर रहता है। इसमें क्या होता है, तापमान स्थिर रहता है, तापमान स्थिर रहता है। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें तापमान स्थिर रहता है समतापी प्रक्रम, नाम से ये स्पष्ट है, समतापी यानी कि जो तापमान है वो कैसा रहता है, समान रहता है, स्थिर रहता है, यानी कि परिवर्तित नहीं होता है, वो समतापी प्रक्रम कहलाता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल टी, इसको डेल्टा बोलेंगे, डेल्टा टी बराबर 0 होता है। ठीक है ना, डेल्टा टी बराबर क्या होता है, 0 होता है, डेल्टा टी बराबर 0। इसके बाद दूसरा होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, दूसरा है रुद्धोष्म, रुद्धोष्म प्रक्रम, दूसरा होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। इसको बोलते हैं अपन एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको अपन बोलेंगे एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको अपन बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। इसमें क्या होता है, ये तो ना तो है ना ऊष्मा का ऊष्मा ना तो है ना इससे बाहर से ऊष्मा लेता है और ना ही अपनी ऊष्मा को बाहर जाने देता है। कहने का मतलब है इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, तंत्र ना तो ऊष्मा को लेता है और ना ही ऊष्मा को है ना बाहर जाने देता है। ठीक है ना, तो ऊष्मा क्या रहती है, इसमें स्थिर रहती है, ऊष्मा स्थिर रहती है। ऊष्मा स्थिर रहती है, ना तो तंत्र से ऊष्मा बाहर जाती है और ना ही बाहर से तंत्र में ऊष्मा अंदर आती है, यानी कि डेल्टा क्यू बराबर 0 होता है। इसमें डेल्टा क्यू बराबर 0 होता है। टेम्परेचर को टी से और क्यू यानी कि ऊष्मा यानी कि हीट को है ना क्यू से अपन दर्शाएंगे। ठीक है ना, ये 0 होता है। इसके बाद आता है समआयतनी प्रक्रम, इसके बाद है समआयतनी प्रक्रम, समआयतनी, समआयतनी प्रक्रम, समआयतनी प्रक्रम। इसको बोलते हैं पर आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। समआयतनी यानी कि इसमें जो आयतन है वो स्थिर रहता है, इसमें तंत्र का आयतन स्थिर रहता है, आयतन स्थिर रहता है।
आयतन स्थिर रहता है, यानी कि डेल्टा भी बराबर जीरो होता है। डेल्टा भी बराबर जीरो होता है सम आयतनी प्रक्रम में, है ना, डेल्टा भी जीरो होता है। इसके बाद चौथा है समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, इसको बोलते हैं अपन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, समदाबी। तो इसमें क्या होता है, जो दाब होता है वो स्थिर रहता है। इसमें तंत्र का जो दाब है वो स्थिर रहता है। तंत्र का दाब स्थिर रहता है। दाब स्थिर रहता है ना। जो किसी तंत्र है ना, तो उसके प्रत्येक पद में उसका जो दाब क्या होता है वो स्थिर रहता है, या अर्थात डेल्टा पी बराबर जीरो रहता है। इसमें डेल्टा पी बराबर कैसा, जीरो रहता है, ठीक है ना। तो जो दाब होता है वो स्थिर होता है। 4 प्रकार की। इसके बाद पांचवा है चक्रीय प्रक्रम। पांचवा हो जाता है चक्रीय प्रक्रम। पांचवा है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम, या जिसको बोलते हैं अपन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। इस प्रकार के प्रक्रम में क्या है, एक साइक्लिक रूप में चलता है, ठीक है ना, और उसके बाद वो अपनी मूल अवस्था में फिर से आ जाता है, ठीक है ना। तो एक साइक्लिक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, तंत्र अपनी, है ना, मूल अवस्था से, यानी कि अवस्था से गुजरेगा, मूल अवस्था से चलना शुरू करेगा, ठीक है ना, और उसके बाद अपने क्या है, पुनः अपनी वापस उसी पूर्व स्थिति में आ जाता है ना। तो इस प्रकार के प्रोसेस को अपन चक्रीय प्रोसेस या फिर साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसके बाद कुछ ये जो शब्दावली है, ठीक है ना, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है कार्य के बारे में। वैसे आप, है ना, छोटी क्लास में कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें अपन इसको फॉर्मूले के द्वारा भी अपन इसको पढ़ेंगे। तो वैसे विज्ञान की भाषा में कार्य तभी माना जाता है जब वस्तु में विस्थापन हो, ठीक है ना। तो जहां पे बल लगेगा, यदि वस्तु, है ना, तो जिस तरीके से उसमें विस्थापन होता है, ठीक है ना, तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि बल कहीं पे लगता है, वस्तु का विस्थापन किसी और दिशा में हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो बल है, जो कार्य है, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। क्योंकि ऊष्मागतिकी में, है ना, जो कार्य है, परिभाषा वही है, वो भी, है ना, और डेफिनेशन भी वही है, लेकिन जब अपन ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ेंगे तब वहां पे ये देखा जाता है कि तंत्र द्वारा कार्य किया जा रहा है या तंत्र पर कार्य किया जा रहा है। तो दोनों कंडीशन में उसके फॉर्मूले क्या है, अलग हो जाते हैं। यहाँ पे कार्य का जो परिभाषा है वो वही अपन को पढ़ना है कि यदि वस्तु पे अपन बल लगा रहे हैं और बल की दिशा में वस्तु में विस्थापन हो रहा है तो वहां पे कार्य माना जाता है, ठीक है ना। तो उसकी भी 3 कंडीशन बनती हैं, है ना। तो तीनों कंडीशन को अपन अगले, है ना, नेक्स्ट टॉपिक में, है ना, अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। और आज तक की जो क्लास है वो अपनी इतनी ही रहने वाली है ना, जिसमें अपन ने इन सब चीज़ों को अपन ने देखा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगले जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कार्य होगा, और उसके बाद कार्य पढ़ना है, ऊर्जा के बारे में भी पढ़ना है अपन को, ठीक है ना। कार्य, ऊर्जा, और इसके बाद, है ना, गहन गुण और विस्तीर्ण गुण, है ना, यानी कि इसको, इसमें भी अपन पढ़ेंगे, जिसको अपन इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, उनके बारे में भी अपन, है ना, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।
वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।